डीडीए जो कह रही है वो कह रही है कि 33 बीघे ज़मीन हमारी है। अब 33 बीघे पे 2 दिन पहले टोटल एमसीडी के ऑफिसर आए तो सारा देखकर सर्वे करके गए कि कौन सा मकान टूटना है, कौन सा नहीं मकान टूटना। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है पूरा हाहाकार मच जाएगा और जो लोग जिंदा हैं वो ना जिंदा रहेंगे ना वो मुर्दा रहेंगे। 1 महीने पहले ही दिल्ली के ओखला के मुरादी रोड के कुछ घरों को तोड़ा गया था, सैकड़ों लोगों को बेघर किया गया था। यहाँ पे 3-4 बिल्डिंग्स थी जिसमें सैकड़ों लोग रह रहे थे, उनको इलीगल बता के उनको डिमोलिश कर दिया गया था एमसीडी की तरफ से। अब 1 महीने के बाद फिर से एमसीडी ने लगभग सैकड़ों से ज़्यादा घरों को चिन्हित किया है और उन्हें इलीगल बताते हुए तोड़ने की कार्रवाई करने वाली है। हमारे साथ फेमस सोशल एक्टिविस्ट अमन रिजवी साहिबा मौजूद हैं। इस पूरे मामले की जानकारी इनके पास है, इनके ही थ्रू हमको ये जानकारी मिली। पूरा मामला क्या है, क्या हुआ आखिर यहाँ पे, किस तरह की जो नोटिस है वो चिपकाए गए हैं या क्या बताया गया है, कैसे मकान को चिन्हित किया गया है? समझ में नहीं आया कि रूबा अंसारी की हुआ क्या। एकदम से इत्तला मिली ये जो मकान जिस खंडर मकान में हम खड़े हैं, कभी ये बहुत प्यारा गुलिस्ता हुआ करता था, बहुत खूबसूरत मकान था, 2.5 मंजिला मकान था और ये एक अस्मा जी हैं उनका मकान था। उन्होंने एक दिन पहले मुझे बुलाया कि बेटा मेरा मकान टूटने वाला है, हर तरफ से नोटिस आ रहे हैं। तो मैं उनके घर आई, 2-4 जो मातबर लोग हैं मैंने उनसे उनकी बात कराई तो वो कहने लगी नहीं, मेरी विधायक साहब से बात हो गई, विधायक साहब कह रहे हैं आपका मकान नहीं टूटेगा। खैर रात के 1 बजे मैं अपने घर चली गई। अगले दिन 11 बजे पूरे बटला हाउस में शोर था कि अस्मा जी का मकान तोड़ दिया गया, पूरी बहुत बुरी तरह डेमोलिश करा गया। और इनका बेटा है उमर, उसने बड़ी वीडियो बनाई, इनका सारा सामान डेमोलिश करा गया, औरतों के साथ एक तरह से कहिए घसीटम घसाटी करी गई, कुछ सामान नहीं उठाने दिया इनको और इनका मकान तोड़ दिया गया। और क्या रीज़न बताया गया मकान तोड़ने? रीज़न कुछ भी नहीं बताया, बस ये कहा कि आपका मकान जो है वो इलीगल है और लगातार कंप्लेन है। तो तब तो लगा कि शायद इनकी पड़ोसी जो हैं, कोई पड़ोसी में इनकी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रहती है तो आपस में इन लोगों की लड़ाई रहती, तो लगा कि शायद वो बंदा स्टे ले आया होगा। उसके बाद देखा कि 2 दिन बाद सामने ये 22 मंजिला फ्लैट है जिसके अंदर 22 मंजिलें हैं, तो इसको भी डेमोलिश कर दिया गया और सारे फ्लैटों को पंक्चर करने के बाद मतलब एक हाहाकार मचा हुआ था। और वो जो फ्लैट थे, वो जो लोगों ने फ्लैट लिए थे, किसी ने 50 लाख का लिया था, किसी ने 40 लाख का लिया था, तो वो सारे के सारे 22 मंजिला फ्लैट को भी डेमोलिश कर दिया गया। अब समझ में ये नहीं आता कि ये वाला कैसे इलीगल था तो वो वाला कैसे इलीगल था। उसके बाद एक नया शोशा और निकल कर आया कि नया शगुफा निकल कर आया कि डीडीए कह रही है कि टोटल जो ज़मीन है ये इसकी लैंड है। समझ में नहीं आई कि डीडीए की लैंड कैसे है। और डीडीए ने जो मार्क करा, या डीडीए जो कह रही है वो कह रही है कि 33 बीघे ज़मीन हमारी है। अब 33 बीघे पे 2 दिन पहले टोटल एमसीडी के ऑफिसर आए तो सारा देखकर सर्वे करके गए कि कौन सा मकान टूटना है, कौन सा नहीं मकान टूटना। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है पूरा हाहाकार मच जाएगा और जो लोग जिंदा हैं वो ना जिंदा रहेंगे ना वो मुर्दा रहेंगे। क्योंकि टोटल कमाई आपकी होती है। आप एक घर बनाते हैं, 10 साल पहले आप ख्वाब देखते हैं शादी के बाद कि हमें घर बनाना है, 10 साल तक वो आप ख्वाब पूरा करने के लिए कैसे कैसे पैसे जमा करते हैं, कोई लोन उठाता है। लेकिन ओखला में तो लोन भी नहीं होता, क्योंकि ये कॉलोनी जो है एक लिहाज से कहते हैं अनऑथोराइज कॉलोनी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि दिल्ली में ऐसी हज़ार कॉलोनी है और वहाँ पर वोट भी करते हैं आप, मीटर भी हैं, आधार कार्ड भी हैं, सड़कें भी हैं, डेवलपमेंट भी हैं। लेकिन इस तरह जो तोड़ा फोड़ा जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। और जिस लिहाज से लोगों के अंदर दहशत है, और इसी दहशत के मद्देनज़र आज जो तमाम लोग जिनके फ्लैट तोड़ दिए गए या जिनके मार्क कर दिए गए, वो तमाम लोग जो है आज मीटिंग हो रही है यहाँ पर, वो मतलब आगे की स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह वो अपने आशियानों को सेव कर सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। क्योंकि मतलब ओखला का तो अजीब ही हाल है, यहाँ पर कोई भी राह चलता आदमी स्टे ले आता है और स्टे लाने के बाद जिसका मकान बनना होता है उसको ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करने के बाद कहता है मुझे 5 लाख दो, नहीं तो मैं क्या नाम है, मतलब एक तरह का पूरा स्कैम है पूरा के पूरा। मतलब यहाँ पर एक तरह से कहिए कि स्टे माफिया जो है यहाँ पर एक्टिव है। और जिन लोगों के घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, या जिनको ये नशेड़ी गंजेड़ी हैं और उनको अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, तो वो लोग उन शरीफों के मकानों पे स्टे लेकर आते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं कि 5 लाख दो तो 10 लाख दो तो दुकान दो तो फ्लैट दो। और अगर वो बंदा दे नहीं पाता तो फिर आलम ऐसा होता है जैसे ये वाली बिल्डिंग जिसको खंडर बना दिया गया, उनके मकानों पे स्टे लाके इस तरह उनको खंडर बना दिया जाता है। बहुत सी बार तो मैं जो ये डेमोलिशन ग्रुप टीम आई हुई होती है उनसे बात करके कई बार मैंने पूछा कि भाई आप एक मकान को तो तोड़ रहे हो और बराबर में 50 मकान हैं, ये तो बचे हुए हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैम हम क्या करें, यहीं से कंप्लेन गई है, यहीं आपके किसी भाई ने कंप्लेन करी है, हम तो मजबूर हैं, हम तो ऑर्डर के थ्रू आए हैं, हमें तो ऑर्डर मिला है कि ये मकान तोड़ना है, ये इलीगल है। तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है और
और मुझे लगता है कि अगर ओखला की आवाम अपना भला चाहती तो ऐसे लोगों को निशानदही करे, जो लोग इस तरह के माफिया हैं उनकी निशानदही करके उन लोगों के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाया जाए, उनका समाजी बहिष्कार करा जाए और उन लोगों के लिए कब्रिस्तान तक में ज़मीन को तंग कर दिया जाए कि इन लोगों की ना तो कोई नमाज जनाजा पढ़ाएगा, ना इन लोगों से कोई वास्ता रखेगा, ना इनकी शादियों में जाएगा, ना इनको शादियों में बुलाएगा। उनकी होर्डिंग लगा दी जाए कि इन मुनाफिकों से, इन माफिया गैंगों से, इन स्टे गैंगों से आप होशियार रहें। मतलब आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये 1 महीने पहले ही तोड़ी गई है। मुरादी रोड की ये बिल्डिंग है, आपने 1 महीने पहले भी रिपोर्ट्स देखी होंगी कि मुरादी रोड पर बुलडोज़र चल रहे हैं, कुछ बिल्डिंगों को अवैध बताकर, इलीगल बताकर तोड़ दिया गया है। अब फिर से लगभग 1 महीने के बाद जैसा कि अमन जी ने बताया कि 23 बीघा ज़मीन को निशानदेह किया गया। लगभग कितने लोग रहते होंगे इस 23 बीघा ज़मीन? मेरा ख्याल से तो हज़ारों हज़ार तो फ्लैट इसमें आ रहे हैं। आप ये देखिए कि ये जो 22 मंजिला फ्लैट है, 22 फ्लैट हैं, ये 5 मंजिला इमारत है और 300 गज में बनी हुई, इसमें 22 फ्लैट थे। तो 300 गज में अगर 22 फ्लैट हैं तो आप सोचो हज़ारों का नुकसान है। और ये कोई एक्सटेंशन नहीं है कि आप मुरादी रोड के एक्सटेंशन में खड़ी हुई हैं या आप आगे जाकर खड़ी हैं, ये बिल्कुल कब्रिस्तान से बैक साइड है, कब्रिस्तान के जस्ट बराबर वाली मुरादी रोड ये वाला रोड कहलाता है। बहुत चलता हुआ रोड है, बहुत शानदार मार्केट है, यहाँ पर बहुत मतलब भीड़ भड़के वाला इलाका है और अच्छा इलाका माना जाता है, क्योंकि आप जैसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले जो आबादी शुरू होती तो मुरादी रोड वाली आबादी, सबसे पहले फ्लैट्स और मकान यहीं पर आते हैं। यहाँ लोग जो है मतलब ये नहीं कि कल बस गए तो परसों बस गए, यहाँ पर लोग जो है वो 50-50 60-60 साल से बसे हुए हैं और अपने ज़्यादातर लोगों के अपने भी मकान हैं, कुछ फ्लैट्स भी। और जहाँ पर हम खड़े हैं ये तो पर्सनल मकान है आसमा कुरैशी जी का, उनका पर्सनल मकान है जो मात्र 2 मंजिला उन्होंने कैसे कैसे बनाया है। और अभी तक उनका इंटीरियर चल ही रहा था कि जीने की रेलिंग चल रही थी तो फर्श पे टाइल चल रहा था। और इसी बीच किसी स्टे माफिया ने, स्टे गैंग ने इनसे, इनके बकौल इन्होंने कहा कि हमसे 50 लाख मांगे गए। जब हमने 50 लाख देने को मना कर दिया कि हम असमर्थ हैं, मैं कैसे दूंगी, तो उसी स्टे माफिया ने उनसे ये वाली दुकान मांगी कि ये वाली दुकान मुझे दे दो, चलो मैं तुम्हारा मकान नहीं तोड़वाऊंगा, चलो 50 लाख मत देना। तो अब बताइए ना, एक फैमिली रह रही है, बेटा है उनका एक, ये दुकान उन्होंने रेंट पे दे रखी थी, उससे उनका गुजर बसर होता था। कैसे ऐसे किसी को हराम मौत में आप अपनी दुकान दे सकते हैं या 50 लाख दे सकते हैं? जब उन्होंने उस आदमी की दोनों शर्तें नहीं मांगी, आदमी था या औरत थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने क्या करा, वो स्टे लेकर आया और इनका पूरा जो मकान है वो तो तोड़वाया 34 बीघे का और स्टे लेकर आ गया। और ये दिखा दिया कि टोटल ज़मीन जो है डीडीए की, यानी आपका भाई यहाँ ना रहे जो रह रहा है, हाँ डीडीए को चली जाए, चल डीडीए की ज़मीन हो भी ना, वो ज़मीन डीडीए को चली जाए। लगभग 1 महीने पहले आपको बता दें यहाँ पे सैकड़ों मुसलमान जो हैं, सैकड़ों या आप कह लें कि बच्चे जो हैं, औरतें जो हैं वो बेघर ऑलरेडी हो चुके हैं 1 महीने पहले। अब फिर से लगभग 1 महीने के बाद यहाँ पे अब हज़ारों लोगों को बेघर करने की प्लानिंग की जा रही है डीडीए की तरफ से। और कहीं ना कहीं जैसे कि बता रही हैं कि जो भू माफिया हैं, जो एक्सटॉर्शन करते हैं, ये उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। वो बदले में इसके पैसे मांग रहे हैं उन लोगों से जो यहाँ पे रहते हैं और उनको नहीं मिल रहा, तो ये वो लोग इन घरों को, इन दुकानों को तुड़वाना चाह रहे हैं और हज़ारों लोगों को बेघर करना चाह रहे हैं। तो अभी क्या प्लानिंग आप लोगों की और आगे होगी, किस तरह से आप लोग? देखिए बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से कांटेक्ट करा गया, बहुत सारा मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया गया। जितने लोग हैं, जाहिर सी बात है, कोई देखिए जो अपनी घर गृहस्थी चला रहा है वो किस किस तरह कमा रहा है, किस किस तरह अपनी फैमिली पाल रहा है। एक हिंदुस्तान के हालात आपको पता है कि रिसेशन एक तरह से चल रहा है, जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं है, हालात ऐसे कि खुद मुसलमानों के विपरीत चल रहे हैं। मुसलमान होना ही इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा गुनाह, और उसके बीच में अगर कोई आपका भाई स्टे माफिया आके आपके मकान को तोड़वा दे तो वो मतलब मैं नहीं समझ सकती कि आप उनकी जो दिमागी हालत है वो हम या आप समझ पाएंगे। हालांकि इस 22 बीघे में शायद हमारा मकान भी आता है, क्योंकि हम तो काफ़ी अंदर रहते हैं, लेकिन वहाँ हमारा मकान भी आता है, क्योंकि 22 बीघे छोटी मोटी ज़मीन तो नहीं होती। फिर भी जितने लोगों से जो हो रहा है वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से वकीलों से कॉन्टैक्ट करा गया है, केस चल रहा है, पूरी तैयारी है कि अल्लाह ताला किसी भी तरह उन लोगों के, जिन लोगों के मकान टूट गए, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और अल्लाह ताला कुछ ऐसा हो कि ये फिर अपने मकान दोबारा इसी जगह पर बना पाए। अल्लाह ताला इनकी गैब से मदद करे। लेकिन जिन लोगों के मकान अभी बचे हुए, अल्लाह ताला उनके मकान बचे रहें और हमें कामयाबी मिले। तमाम लोगों को जोड़ दिया गया, लेकिन सिर्फ इसमें अगर हमारे साथ शामिल नहीं है तो यहाँ के नेता नहीं है, यहाँ के विधायक नहीं है, यहाँ के काउंसलर नहीं है, उन लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना वो यहाँ पर जाए मौके वादत पे पहुँचे, ना उन्होंने यहाँ पर कुछ कहा, ना उन्होंने फैमिली को आके आश्वासन दिया, ना उन्होंने लीगल और इलीगल बताया। यानी जिन लोगों ने यहाँ से वोट लिया और जीत कर बैठे हैं वो यहाँ के लोगों की परेशानी सुनने तक नहीं आ रहे, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल ना, मतलब जब ये मकान टूटा, जब ये फैमिली परेशान थी, पूरा 3 दिन तक ये मकान
टूटता रहा। 3 दिन टूटा है ये वाला मकान जहाँ हम खड़े हैं। 3 दिन तक यहाँ इसको बेदर्दी से हथौड़े बरसते रहे। लेकिन इस बीच आप बताइए कि हमारे खलीफा होते हैं जिनको हम चुनकर लाते हैं, चाहे वो हमारे विधायक हों, चाहे हमारे काउंसलर हों, जो हमारे वोट पर यहाँ पर जीत कर आए हैं, और उसके बाद अगर वो चुप होकर बैठ जाए और आराम से देखे माजरा कि तेरा ही मकान तो टूट रहा, मेरा तो नहीं टूट रहा, तो ये गलत बात है। हमने आपको उस वक्त वोट दिया था जब आप बिल्कुल तनहा खड़े थे, आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो जाहिर सी बात है, जब जनता आपको सपोर्ट करती तो बदले में जनता भी चाहती है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसकी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़, उसके मकान का तहफ़्फ़ुज़, उसके घर का तहफ़्फ़ुज़। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ना तो विधायक साहब, तो चलिए बहुत दिनों से गायब ही हैं विधायक साहब, तो ना मालूम उन पर मतलब क्या मसला है, उनके साथ कौन सा ऐसा केस है कि विधायक साहब तो किसी को नज़र ही नहीं आते। लेकिन यहाँ के जो काउंसलर साहब हैं, जो कांग्रेस के हैं, विधायक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हैं, काउंसलर जो हैं यहाँ पर कांग्रेस के हैं, और कमाल की बात है कि एमसीडी में जो इस बार जीती है वो आम आदमी पार्टी जीती है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीती है तो ये कार्रवाई तो एमसीडी की तरफ से ही हो रही है ना। पूरे दिल्ली में देखिए कि एमसीडी का कितना ज़बरदस्त जुल्म चल रहा है, कभी मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कभी मज़ारात को शहीद करा जा रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मुसलमानों पर जुल्म कब तक चलेगा और इसकी आखिरी जो एक पड़ाव होगा वो क्या होगा। और उस वक्त जब आखिरी पड़ाव आएगा तो मुसलमान आया अपने घर पे होंगे या सड़कों पर तंबू गाड़कर बिल्कुल फिलिस्तीन की तरह रह रहे होंगे।